हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है सक्सेस टिप। फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये यूपी बीएड काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में है कि कैसे काउंसलिंग होनी है। और ऑफिशियल बता दें आपको, ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये आपको बता दिया था कि बेसिकली कि 19 नवंबर 2020 से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो काउंसलिंग होनी है उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखनी चीज़ें बातें हैं और कितने स्टेप में ये काउंसलिंग हो रही है। तो ये तो वीडियो जिन लोगों ने एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हुए हैं यूपी बीएड के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि वो गलती ना करें काउंसलिंग में। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग एक बार डिटेल में देख लें और आपको ये क्लियर हो जाए कि काउंसलिंग किस तरह करानी है। तो हम ये वीडियो हम शुरू करते हैं, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग का। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक। और अगर आपको कुछ भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले तो हम बता दें कि जैसे कि हमें पता है कि जो वही कैंडिडेट इस में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी बेसिकली बोल सकते हैं उन्होंने फॉर्म भरा था, रजिस्टर्ड किया था। अब रजिस्टर किया था अपने आप को, उसके बाद से फिर वो अपना वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को यूपी बीएड एडमिशन के लिए, वही काउंसलिंग के लिए योग्य हैं। अब हम बता दें काउंसलिंग बेसिकली यहाँ पे 3 राउंड में होने वाली है। फर्स्ट काउंसलिंग यानी इसको हम राउंड 1 बोल रहे हैं, सेकंड यानी पूल काउंसलिंग जिसको राउंड 2 बोला जा रहा है, और थर्ड जो हो रही है वो डायरेक्ट एडमिशन यानी कि उसको राउंड 3 में बोला जाता है। और इसके बाद में हम अब जो भी डिटेल है कि फर्स्ट काउंसलिंग राउंड 1 ये क्या है और पूल काउंसलिंग ये क्या चीज़ है और डायरेक्ट एडमिशन में क्या है, तो इस पर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैंने ये आपको दिया हुआ है। आप इस लिंक पे क्लिक करके सीधा वहाँ से वीडियो से आप जान सकते हैं कि ये जो काउंसलिंग के जो टाइप हैं ये क्या क्या हैं और इसमें से मुझे क्या करानी है और मैं किसके अंदर आता हूँ। तो और बाकी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, मैं आप वहाँ से भी चीज़ को दे सकते हैं इस पीडीएफ को अच्छे से, और फिर वहाँ पे भी क्लिक मतलब इस लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि आप चलती हुई वीडियो पे भी अगर क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग यानी कि राउंड 1 की, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं राउंड 1 में हम लोग पहला स्टेप देखेंगे। इसमें हम बारी बारी स्टेप के फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि स्टेप 1 यानी कि टोटल ये स्टेप 6 में यानी कि 6 स्टेप में आपको टोटल ये काउंसलिंग हो रही है इंडिविजुअल की। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप और किसका, फर्स्ट काउंसलिंग यानी राउंड 1 का। तो रजिस्ट्रेशन हमें पहले कराना है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो बेसिकली करना है क्या आपको कि जैसे मतलब हमको काउंसलिंग जो 2 फेजेस में डिवाइड होगी। अभी किसके बेस पे डिवाइड होगी, ये होगी आपकी जो स्टेट की रैंक है उसके बेस पे डिवाइड होगी। वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगेन जो उस स्टेट की जो मतलब स्टेट की जो रैंक आई है उसके अंदर जितनी रैंक रखी है उस रैंक के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वही फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और ये जो डिटेल है जो फेज वाइज जो आपकी आएगी, जो भी शेड्यूल आना है काउंसलिंग का, वो आपको ऑफिशियल द्वारा काउंसलिंग के कुछ दिन पहले ही आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं कि मेरी रैंक क्या है और मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को किस दिन काउंसलिंग करानी है, और क्या जो रैंक निकाली है ऑफिशियल ने उस रैंक पे मैं आ रहा हूँ तो ही आप एलिजिबल होंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद से फिर आपका रहा, फिर करना क्या नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट ये करना है कि आपको अब लॉगिन करना है। आपने मान लीजिए पता कर लिया कि हाँ मेरी रैंक है जो स्टेट रैंक निकली है, मैं उस रैंक में आ रहा हूँ, मुझे ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मुझे ही करानी है। तो आप क्या करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। और लॉगिन किससे करेंगे, आप अपने आप को जो आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा वो, और आपने जो रजिस्टर करते समय जो पासवर्ड चूज़ किया होगा वो डाल कर आप इसमें लॉगिन करेंगे वेबसाइट में। और वेबसाइट का जो बेसिकली जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो यहाँ पे मैंने दे रखी है आपको। इसी वेबसाइट में यानी लखनऊ university.ac.in पे ही जाके यहाँ पे लॉगिन करना है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको वहाँ लॉगिन कर लेना है अपनी डिटेल्स डाल के। उसके बाद अगर सपोज आप फोन पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको पासवर्ड रीजनरेट कर दिया जाएगा। लिंक प्रोवाइड आपको लिंक देंगे, आपको जो रजिस्टर नंबर होगा उसके बाद आपको उस लिंक पर जाके पासवर्ड रिट्रीव कर पाएंगे। अब बात आती है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के समय, यानी जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के बाद। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बेसिकली, तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में। ये इसका लिंक है वीडियो का, आप इस पर क्लिक करके या इस पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वाइल काउंसलिंग यानी काउंसलिंग के वक्त आफ्टर लॉगिन करने के बाद। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि स्टेप 2, आपने वहाँ पे
फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि लॉगिन कर लिया, अपना जो भी हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल था वो डाल के, और फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे हुए थे, जैसे मैंने बताया लिंक में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे हमने ओके किया। फिर स्टेप 2 में आए हम लोग। यहाँ पे क्या करना है हमें कि जब स्टेप कंप्लीट हो जा रहा है 1, तो आपको पे करना है ₹5,750, जिसमें कि 750 जो है वो काउंसलिंग फ़ी है और 5,000 रुपये है वो एडवांस कॉलेज फ़ी है। ये आपको अब पे करनी है किस मोड से? तो ये आपको पे करनी है बेसिकली आपके ऑनलाइन मोड है आपके पास नेट बैंकिंग, जिसमें कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इस सबसे ही ओनली होनी है, बाकी ऑफलाइन कोई इसका पे नहीं करना है। तो अब आपको सवाल हो रहा होगा कि ये जो मान लीजिए 750 रुपये तो काउंसलिंग फ़ी है, बट ये 5,000 रुपये क्यों देने हैं? तो ये 5,000 रुपये आपको कॉलेज की एडवांस फ़ी देनी है। सपोज़ कॉलेज की जितनी भी फ़ीस हो उसका एक एडवांस आपको 5,000 रुपये मतलब पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि इन केस अगर मान लीजिए आपका किसी भी कैंडिडेट को अगर अलॉट नहीं होती है सीट, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो एडवांस कॉलेज की जो फ़ी आपने दी है 5,000 रुपये, वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी आपने जो अकाउंट डिटेल प्रोवाइड की होगी उसमें, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग फ़ी जो 750 रुपये, ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। अब क्या उसके बाद हम देखते हैं कि वही ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल चॉइस, मतलब जो भी आपको कॉलेज की जो जो चॉइस करनी है वो केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही कर सकते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया है, सपोज आपने पैसे भी पेमेंट किए हैं तो ही आप चॉइस फिल कराएंगे कर पाएंगे। अगर स्टेप 2 में आपने पेमेंट नहीं की है ये काउंसलिंग फ़ी और जो एडवांस फ़ी, तो आप कॉलेज को चॉइस नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्टेप 3, यानी कि आपने पेमेंट कर दी है 5,000 रुपये एडवांस फ़ी और काउंसलिंग फ़ी भी जो 750। तो अब आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप क्या करने, अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें वेरीफाई करनी होगी। पहली क्या, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऑप्शन फॉर संस्कृत, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बता दूँ यहाँ पे सेट नो ही होगा। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए ग्रेजुएशन में संस्कृत ऑप्ट की हुई है या थर्ड ईयर में संस्कृत है, तो वहाँ पे आपको टिक लगा देने कि हाँ मेरी ग्रेजुएशन में मतलब संस्कृत थी। और एक और ऑप्शन आ रहा होगा कि आपको जेंडर का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर मान लीजिए आपने जेंडर गलत कर दिया है, सपोज आप मेल हैं, आपने फीमेल गलती से कर दिया है, या फीमेल है तो मेल कर दिया, तो उसको करेक्ट के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये उस वक्त आपको वही शो हो रहा होगा जो आपने एप्लीकेशन भरते समय जो फिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि कैंडिडेट रजिस्टर फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर प्रीफरेंस, यानी कि कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो जो काउंसलिंग करने जा रहे हैं वो अपनी जो चॉइस है वो फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रीफरेंस, यानी कि वो किसको प्रीफर करते हैं, बेसिकली किस कॉलेज को वो पहले प्रीफर करना चाहते हैं, उसके बाद ऐसे रैंक वाइज उनको चूज़ करना है। तो इसमें बेसिकली 2 ऑप्शन आते हैं कि कैंडिडेट कैन गिव एस मैनी, यहाँ पे देखिए आपको बोला भी जा रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तरफ से आप जितना हो सके अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10 ही या 15 या 20 ही कॉलेज करने हैं, आपको जितने आपको कॉलेज शो हो रहे होंगे, जितने आप किसी में भी कर सकते हैं, कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर मान लीजिए आप कम करते हैं तो जाहिर सी बात आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट, यानी कि अधिक से अधिक आप चॉइस वहाँ पे दें ताकि अलॉटमेंट के वक्त आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जो आपने चॉइस की है, बेसिकली मान लीजिए चॉइस आपने फिल कर ली, उसके बाद आप उनको ना अरेंज भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने सपोज आपने 50 कॉलेज की लिस्ट एक चॉइस कर ली, 50 कॉलेजों को चॉइस कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि जो 40 नंबर पे जो कॉलेज है उसको मैं 10 नंबर पे लाऊं, तो आप वहाँ से रीअरेंज करके उसको 10 नंबर पे भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल सबमिशन से पहले है, ठीक है। और चॉइस चॉइस को जो आप कर सकते हैं बेसिकली मल्टीपल सेशन है, यानी कि आपके पास ऑप्शन इसमें रहेगा कि आप कभी भी मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे चॉइस फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ सेव भी करना है कि हाँ मैंने सेव किया, अदरवाइज डेटा लॉस हो जाएगा आपका, यानी कि आपने जो 40 से 10 पे किया है वो अगेन वो 40 पे रह जाएगा। तो अगर आप रीअरेंज कर रहे हैं चॉइसेस का, कॉलेज चॉइस का, तो आप उसको सेव भी करते रहें साथ में। उसके बाद बता दें कि अगर चॉइस आपने फिल कर दी है कैंडिडेट ने और उसको फाइनल कर दिया है, तो फाइनल करने के बाद वो लॉक हो जाएगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अब, यानी अब चॉइस नहीं है आपकी कि अरेंज चेंज कर लें आप। तो इसीलिए अपनी जो इंटरेस्ट से और जो कैंडिडेट है जो उसको अच्छा लगता है लार्ज नंबर ऑफ़ चॉइसेस वो दे, और उसके बाद उनको अकॉर्डिंग टू देयर प्रीफरेंस उनको सेट कर दें, फिर ही वो सबमिट करे फाइनल वाला। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने सबमिट कर दिया चॉइस लेकिन उसने लॉक नहीं किया है, सपोज उसने सबमिट तो कर दिया लेकिन उसने लॉक अभी नहीं ऑप्शन लॉक ऑप्शन यूज़ नहीं किया है, तो होगा क्या कि जो लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की, ऑटोमेटिकली आपने जब सबमिट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक वहीं लॉक हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दें।
अब ये देखिए स्टेप नंबर हम 4 पे आ चुके हैं, जहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होगा आपको। अब ये जो बेसिकली कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो ये स्ट्रिक्टली किसके बेस पे होगा, ये स्टेट रैंक पे ही बेस होगा जो कैंडिडेट लो लेके आया है, एज वेल एज जो कॉलेज हैं, ठीक है, वो भी सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। और इसमें 2 ऑप्शन आ रही है, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करेगी केवल किस में, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में, इसमें प्राइवेट कॉलेज में इसमें फॉलो नहीं करेंगी। सपोज कहने मतलब ये कि गवर्नमेंट की जैसे जो सीटें होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी रिजर्व रहेंगी, तो उसके अंडर वो लोग कैटेगरी वाले ही उसमें एडमिशन ले पाएंगे, बाकी अदर नहीं लेंगे, तो ये कहने मतलब बेसिकली। और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ये आपको अवेलेबल होगा ओनली कैंडिडेट लॉगिन ओनली, यानी कि फिर आपको आपके मान ली सपोज सब ये कर दिया स्टेप 3 तक, अब आपको चेक करना है कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है जो मैंने फिल किए थे, तो ये आप फिर से लॉगिन करके आप वहाँ पे आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको शो हो जाएगा कि आपको ये वाले कॉलेज आपको मिल रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए जो कॉलेज आपको मिल रहा है, आपको जो उसमें सूटेबल लग रहा है कि हाँ मेरे को ये लेना है, तो फिर उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है जो कॉलेज, उसमें अब वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, यानी उस कॉलेज का जो आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है उस कॉलेज का आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा जिसको हम कन्फर्मेशन लेटर भी बोल रहे हैं, वो डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। इन केस मान लीजिए अब क्या 2 केसेस यहाँ पे होते हैं बेसिकली, इन केस अगर मान लीजिए कॉलेज की जो उस कॉलेज की जो फ़ी है वो एडवांस कॉलेज फ़ी से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना होगा कि जो बैलेंस जो पैसा बच रहा है वो आपको 3 दिन के अंदर उस कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है, उस डाउनलोड करने से पहले जो प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर है, ठीक। और दूसरे में क्या करना है कि इनकेस अगर कॉलेज फ़ी जो है कम है एडवांस कॉलेज फ़ी से, तो उस वक्त आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, और जो एक्सेस अमाउंट जो आपका बच रहा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा अलॉटेड कॉलेज के द्वारा। और जो ऐसे यहाँ पे बताते हैं एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑप्शन वो फॉर्म फिलअप करते हुए चूज़ किया था जीरो फी का, उनको अपलोड करना है अपनी इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करके ही वो डायरेक्टली वो उनको डाउनलोड कर पाएंगे वो अपना जो कन्फर्मेशन लेटर है या अलॉटमेंट लेटर है जो, ठीक है। हाउएवर दे हैव टू गेट प्रॉपर इनकम वेरीफाइड अलॉटेड कॉलेज, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि अपलोड तो कर दिए और उनको डाउनलोड भी हो गया, लेकिन वो जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे भी उनको इनकम सर्टिफिकेट अपना शो करना पड़ेगा, अगर वो वैलिड है तो ही वो उसको एडमिशन को प्रोसीजर करेंगे, अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे। अब बात आती है कि स्टेप 6 में, यानी कि हम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं इसमें। स्टेप 6 यानी कि रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, यानी कि जो आपको कॉलेज आप रिपोर्ट कर दिया, जो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया, अब वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है आपको, तो कितने दिन में करनी है आपको, ये विद इन 7 डे, ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। जिस दिन से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है उस कॉलेज का, अगर 7 दिन के अंदर आप नहीं जाते हैं तो होगा क्या कि वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और लेकिन अगर आप 7 डे के अंदर जाते हैं तो आपको जाना किस किस के साथ है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बेसिकली हम अभी देख लेंगे। तो इसमें आपके जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होने चाहिए, वहाँ पे प्रिंसिपल करेंगे जो अलॉटेड कॉलेज के हैं, और अगर वो एक भी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड पाया जाता है या किसी तरीके से कमी होती है तो वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं रिपोर्टिंग के लिए, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रिपोर्टिंग के दौरान। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर जो लिंक दिया था मैंने उसमें था कि कब काउंसलिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट लगने वाले उसकी वीडियो थी, और इस वाले लिंक में आपको मिलेगी कि रिपोर्टिंग करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कॉलेज में, तो वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने दे दिया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये तो थी हमारी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और 6 स्टेप में हमने समझ लिया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड किस तरह करना है। अब क्या बात आती है सेकंड कि पूल काउंसलिंग, ये पूल काउंसलिंग क्या है। तो वैसे मैंने बोला कि पूल इनकी काउंसलिंग की भी वीडियो बनी हुई है कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हालांकि मैं थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में कि पूल काउंसलिंग ये है, सपोज फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में अभी भी सीट बची हुई हैं, तो वो जो सीटें अब फिल की जाएंगी वो की जाएंगी बाय पूल काउंसलिंग के हैं। तो मतलब इस पूल काउंसलिंग में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग हुई, सपोज़ वो किसी भी कारणवश हो, चाहे वो बीमार हो गए हो या चाहे उन्हें कुछ आइडिया नहीं हो या अपनी वो डेट भूल गए हो किस दिन हमको करवानी है काउंसलिंग, तो वो बच्चे, और या तो जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं या नॉट अलॉटेड या उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, वो जो बचे हुए बच्चे हैं वही इस पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान रखिए ये।
अब पूल काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है बेसिकली वो सेम ही ऐसी है जैसे फर्स्ट काउंसलिंग की है। इसमें भी आपको पहले रजिस्टर्ड करना है, फिर पे मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, फिर फुल कॉलेज फ़ी इसमें। लेकिन अब देखिए डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको फुल कॉलेज फ़ी पे करनी है। तो बस बात यही है कि इसमें जो पूल काउंसलिंग बस इतना ही था कि इसमें जो बच्चे नहीं कर पाए हैं फर्स्ट राउंड में उन्हीं को ही करवानी है, जो छूट गए हैं उन्हीं के लिए है ये केवल। बस इसमें फ़र्क क्या है, बेसिकली सारे स्टेप आपके इसमें सेम रहेंगे जो आपके राउंड 1 यानी कि मेन काउंसलिंग में थे। इसमें भी आपके देखिए यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं काउंसलिंग वक्त, जो ऊपर सेम था। तो आपके इसमें सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, जो भी स्टेप हमने 1 से 6 तक पढ़े थे आपके राउंड 1 में सारे सेम रहेंगे। बट एक चीज़ क्या डिफरेंस रहेगी वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको बस फ़ी ना 750 रुपये देनी ही है, जो कि काउंसलिंग फ़ी है। लेकिन इसके अलावा आपको पूरी फ़ी भी देनी है एक साथ। वहाँ पे आप 5,000 रुपये दे रहे थे एडवांस फ़ी के तौर पे, बाकी बचे हुए आपको बाद में पे करनी थी डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में ही आपको जो 5,000 की जगह यहाँ पे आप देना है आपको 51,250 रुपये। यानी कि बस इसमें यही डिफरेंस है। और बाकी जो SC और ST कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्ट की है 0 फ़ी, उनको केवल 5,000 ही देने हैं, केवल सिंपल। ठीक है, बस इतना ही इनमें डिफरेंस है। बाकी जो जितने स्टेप हैं सारे सारे सेम हैं आपके राउंड 1 से। जो भी थे राउंड 1 में स्टेप वही सेम इसके अंदर हैं। तो देख सकते हैं वही चॉइस फिलिंग करनी है, अगेन वो चीज़ है। जितनी मर्जी आप कॉलेज यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगेन वही देखिए यहाँ पे स्टेप 4 भी सेम है आपका राउंड 1 की जैसे ही, स्टेप 5 भी सेम है। बट इसमें वही मैंने बताया ना, फीस का ही वो है। बस फ़ी आपको यहाँ पे पूरी देनी है, वहाँ पे एडवांस देनी थी केवल, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ये PDF ज़रूर PDF ज़रूर मैं दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पूरा स्किप कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बाकी क्योंकि मैंने बोल दिया सारा प्रोसीजर सेम है फर्स्ट राउंड की तरह, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इसके बाद देख सकते हैं ये स्टेप 6 वही सेम चीज़ है। यहाँ पे भी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रिपोर्टिंग के लिए, तो वही चीज़ ऊपर भी दी थी, क्या क्या चाहिए आप इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब एक नेक्स्ट जो मतलब चीज़ आती है, बहुत बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं। जो थर्ड जो राउंड हम बोल रहे थे राउंड 3, ये डायरेक्ट एडमिशन की है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन कौन कराएगा या कौन कौन करा सकता है इसके, तो इसे बेसिकली ये जो राउंड है ना, ये काउंसलिंग ये कॉलेज लेवल पे होती है। ये आपकी कोई यूनिवर्सिटी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो करा रही है स्टेट लेवल की काउंसलिंग नहीं है, ये कॉलेज लेवल की है। इसमें वही कैंडिडेट टेक पार्ट करते हैं जिन्होंने जिनके पास एक स्कोर तो है, वैलिड स्टेट रैंक है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग में किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी रैंक ही नहीं आई है सपोज। लेकिन उन्होंने एक अच्छी रैंक वो ले रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज जो ऑफिशियल द्वारा जो रैंक निकाली गई थी उसके अंदर वो नहीं आ पाए थे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो कैंडिडेट हैं जो ये किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए सीट किसी भी कॉलेज में कुछ खाली हैं, तो जाके वहाँ सिंपल सी जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। कब, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी और पूल काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर सीटें बच रही हैं तो डायरेक्ट जाके ये लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कौन कौन मतलब एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, तो ये वो बच्चे हैं कि जिनको कोई भी मान लीजिए कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, चाहे पहली काउंसलिंग में चाहे पूल काउंसलिंग में, या जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे देख सकते हैं, है ना। अब बेसिकली अब उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए ये बच्चे पहुंच गए, इनकी कैटेगरी मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब ये पहुंच गए, इनको कॉलेज में जाना है, अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई करवानी है, और उसके बाद से फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा जिस कॉलेज में आपको सीट अगर वैकेंट मिल रही है तो। और फिर आपको फ़ी भी जितनी है आपको उस कॉलेज लेवल पे डिपॉजिट कर देनी है। तो फ्रेंड ये थी वीडियो पूरी यूपी बीएड जो काउंसलिंग होने वाली है 19 नवंबर से, उसके बारे में। अब आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और बाकी इस PDF का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ लें, ताकि अभी आपके पास बहुत समय है। 19 नवंबर से पहले आपके अच्छे से आप इसको अगर डिटेल में आपने मेरी पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें करना ही क्या है। ठीक है, इसके बावजूद अगर नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं उसको बताऊँगा। बाकी PDF से तो आप पढ़ के अपना देख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जितनी भी अपडेट आने वाली हैं, जितनी भी यूपी बीएड से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं इस पे डालूंगा वीडियो के फॉर्म में अपने चैनल पे, ताकि आपको इजी वे में आप उस चीज़ को मालूम चल सके, आपको उसकी नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।